हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फर्स्ट वीडियो 12th क्लास की बना रहा हूँ। जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम 12th क्लास का रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आगे सो ऑन मॉडर्न फिजिक्स की तरफ चलेंगे। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। न्यूटन ने रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किया और उसने बताया कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है। और जब ये पार्टिकल्स हमारी आईज में एंटर करती हैं तो सेंसेशन ऑफ विजन पैदा होता है। इसने एक चीज और बताई न्यूटन ने कि जो डिफरेंट कलर्स हैं लाइट के, दे आर ड्यू टू द डिफरेंट साइजेस ऑफ द पार्टिकल। ये सब न्यूटन ने बताया। फिर आगे हम बताएंगे कि न्यूटन थोड़ा सा कहीं फेल हो गया था और फिर आगे चैप्टर पे शुरू होगा। तो हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। पहले रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट वीडियो है ये। तो लेट अस go to the direct ray optics part. चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं रे ऑप्टिक्स। नाम बच्चे आपको समझ में आ रहा है? रे, सबसे पहला तो टर्म ही रे है। रे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रे। तो बच्चे से पूछा जाए कि रे क्या है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। तो बच्चे पार्टिकल का जो पाथ है, करेक्ट, द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। आसान हो गया। अब हमारे पास यदि बहुत सारे पाथ हैं तो उनको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा? द बंचेस ऑफ रेज, करेक्ट, बंचेस ऑफ रेज। तो रेज के बंचेस को हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। अब मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज बताऊंगा जिसके लिए जिससे आपका आगे के सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे। एक्चुअली में आप देखोगे ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे और फॉर्मूले के अंदर साइन कन्वेंशंस होंगे और उसमें ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये सारी बातें होंगी। तो इमेज के बारे में बच्चों को छोटी क्लास से पता है कि इमेजेस रियल भी होती हैं, वर्चुअल भी होती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है क्या, कि जो भी आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है वो लाइट को सेंड करेगा। तो जो सरफेस है जहां पर हम फिनोमेनन होगा, यानी लाइट बाउंस बैक होगी, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन है। लाइट उसमें से पेनिट्रेट कर जाएगी, तो रिफ्रैक्शन है या इमर्जिंग आउट लाइट है। तो ये सब फिनोमेनन होने से पहले लाइट शुड फॉल ऑन दीज सब्सटेंसेस। लाइट इन सब्सटेंसेस पर गिरनी चाहिए। तो यदि लाइट गिर रही है तो इंसिडेंट लाइट हुई। तो जब इंसिडेंट लाइट है तो बच्चे उसका कोई सोर्स होगा। तो देयर विल बी ए सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर हुआ? द सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इस सोर्स को रे ऑप्टिक्स के अंदर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। करेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट। तो जब भी इंसिडेंट रेज हैं बच्चे तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां थोड़ा सा परेशानी, अब बच्चे सोचते हैं ऑब्जेक्ट तो रियल होना चाहिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो टाइप हैं। एक ऑब्जेक्ट हो सकता है बच्चे रियल, और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बच्चे ज्यादातर समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रियल ही होगा, लेकिन बच्चे ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है। पूरी रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको यदि ऑब्जेक्ट पता पड़ गया कि रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, तभी तो आप साइन लगाओगे, इसमें साइन कन्वेंशन आते हैं। तो ये समझ में आया? मैं अभी आगे बताता हूँ रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप
किसी सिचुएशन में रियल और वर्चुअल दोनों हो, ये भी हो सकता है। तो लेट अस सी, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। फर्स्ट है हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट। किसको? रियल ऑब्जेक्ट। पहले मैं फिर बता देता हूं आपको, इंसिडेंट रेज है तो बच्चे वहां पर रियल, वहां पर ऑब्जेक्ट होगा ही। अब इंसिडेंट रेज है तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही। अब रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? सपोजिंग आपके पास एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट सेंड कर रहा है, और यदि सेंड ये ऐसे कर रहा है, सी दिस, ऐसे, सी, तो व्हाट इज हैपनिंग? किस तरह से ये आपके पास रेज कैसी हो रही है? द रेज आर डाइवर्जिंग। यदि रेज आपकी डाइवर्जिंग रेज हैं, रेज यदि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रेज, तो आप कोई भी कॉमन सेंस लगा सकता है कि यदि डाइवर्जिंग रेज है तो एक्चुअल में कहीं से डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो आपके पास पॉइंट है, ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गया? यदि किसी सरफेस पर इंसिडेंट लाइट किसी ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही है तो वो एक रियल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। क्लियर हो गया? डाइवर्जिंग रेज है तो रियल ऑब्जेक्ट है। सेकंड सिचुएशन है, अब देखो यहां पर ये किसी सरफेस पे, यहां सरफेस होगा कोई, आई हैव नॉट शोन एनीथिंग, यहाँ पर कोई सरफेस होगा जहां से फिनोमिनन रिफ्लेक्शन का होगा या रिफ्रैक्शन का होगा, यानी वो मैं नहीं दिखा रहा हूं। सिमिलरली हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइट की जो रेज हैं वो ऐसे आ रही हैं, लाइक दिस, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, यानी ऑल दीज डेज क्या है आपके पास? कन्वर्जिंग बीम। यदि कन्वर्जिंग बीम है, ठीक दिख रहा है, ये है आपका कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। बच्चे देखना ये कर्सर ज्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा है आपको, यदि इससे परेशानी है तो कमेंट्स में डालना कि सर कर्सर को थोड़ा स्मॉल किया जाए, तो मैं इसको कर दूंगा। अब यहां पर बच्चे फिर अगेन हो सकता है कि यहां पर कोई सरफेस है जहां पर फिनोमिनन कुछ होगा। अब इस सरफेस के लिए बच्चे ये तो इंसिडेंट रेज है, ये तो दिख ही रहा है आपको, ये इंसिडेंट रेज है। दीज इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम वेयर? नोवेयर। एक्चुअल में तो कहीं से आ ही नहीं रही है। तो आपको क्या करना होता है? यू हैव टू प्रोड्यूस देम फॉरवर्ड, इनको आगे प्रोड्यूस करिए। तो दे आर अपियर टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, दिख रहा है? ये आपको इस पॉइंट पर कन्वर्ज होते हुए नजर आ रही है। तो यहां पर एक्चुअल में कहीं से डाइवर्स तो हो ही नहीं रही है, तो लेकिन ऐसा लग रहा है आपको कि ये कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पर। तो बच्चे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, यदि आपने ऑब्जेक्ट पहचान लिया तो। कि ऑब्जेक्ट दोनों टाइप के होते हैं, एक होता है आपका रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कहां से होता है? कि जब हमारे पास रियली द रेज आर डाइवर्जिंग। कौन सी रेज हैं? इंसिडेंट रेज। इफ इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग तो दे विल बी कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट। तो उस पॉइंट को जहां पर कन्वर्ज हो रही है, हो रही होती, सरफेस पर पहले गिर गए लेकिन वो यहां पर कन्वर्ज होती, तो ये आपका हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब बच्चे रियल ऑब्जेक्ट भी हो गया, और दूसरा मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट जो था, दैट वाज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों हमने आपको बता दिया। कभी किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रियल और वर्चुअल दोनों हो। देखते हैं, सिचुएशन बनाते हैं कि सपोजिंग यू हैव द पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
you have parallel beam of light. जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो आप बताइए, अभी देखने वाले पे डिपेंड करेगा वो कहां से देख रहा है। यदि आपने अपनी आई की पोजीशन यहां रखी है, सी दिस इज द पोजीशन ऑफ योर आई, ये आपकी आई की पोजीशन है। यहां से आप आई से देख रहे हैं, तो जब आप यहां से आई की पोजीशन रखी हुई है तो आपको क्या नजर आएगा, रेज पैरेलल। सबको याद है कि यदि पैरेलल रेज है, पैरेलल लाइन है, ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है पैरेलल लाइंस का मतलब है दे आर अपीयर टू कन्वर्ज एट इंफिनिटी। तो बच्चे यहां से आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा ये जो लाइट रेज हैं दे आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, यहां से आ रही होंगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो पॉइंट है आपका ये क्या बन गया, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना यहां पर रियल और वर्चुअल दोनों बन सकते हैं, फिलहाल ये रियल ऑब्जेक्ट है। यदि यहां से हमने आई की पोजीशन रखी है तो अब बच्चे अब यहां से देखें, यदि आपकी आई की पोजीशन यहां है, यहां से आप देख रहे हैं तो क्या लगेगा आपको कि ये इन्फिनिटी पर ऐसे कन्वर्ज होंगे, यानी ये ऐसा लगेगा आपको ये रेज यहां आकर यहां पर जाकर कन्वर्ज हो गई, करेक्ट है। तो यहां पर आपको लगेगा कि ये यहां पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यदि यहां से आप देख रहे हैं कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, यदि ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको यहां पर कन्वर्ज होती लग रही है, यदि यहां पर है तो आपको यहां से आते हुए लग रही है, करेक्ट। तो ये जो आपके पास हुआ तो ये क्या बन गया, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, करेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ है, यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो हमारे पास दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और रियल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। क्लियर हो गया सबको। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं, एक बार दोबारा मैं रिकॉल करा दूं, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और फिर आपने देखा कि रियल ऑब्जेक्ट का मतलब है डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। और यदि रेज पैरेलल बीम है तो उसके लिए हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अब आपको बच्चे रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट। इमेज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब एक छोटी सी चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि भाई हमारे पास ग्लास क्या है और मिरर क्या है। तो बच्चे जल्दी में, यदि छोटी क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे कि बच्चों आपने अपना चेहरा किस में देख कर आए, तो कहते हम तो शीशे में देख कर आए, है ना, नॉर्थ इंडिया में ऐसे बोल देते हैं, या कहीं भी कि शीशे में देख कर आए। मैं क्लास में ज़्यादातर बच्चों से पूछ रहा था तो शीशे में देख कर आए, तो शीशे में आप देख नहीं सकते अपनी इमेज। शीशा जो ग्लास है, तो ग्लास बच्चे क्या है, ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट में आप अपनी इमेज तो ना देख पाएंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट है। मिरर बच्चे ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मिरर जो होता है वो होता है ओपेक। अब मिरर बनता किससे है, बनेगा तो ग्लास से ही। तो हमारे पास होता क्या है, वी हैव ए ग्लास सरफेस, ये हमारे पास एक ग्लास सरफेस है, ये ग्लास सरफेस है। अब इस ग्लास सरफेस की हमने एक सरफेस को इधर सबसे पहले किया जाता है सिल्वरिंग। सिल्वर करने के बाद उसके ऊपर रख दिया जाता है पेंट। क्लियर है, थोड़ा सा आपको समझ में आया। तो यहाँ पर पहले ग्लास था और इस ग्लास पर फिर हमने क्या किया, सिल्वरिंग कर लिया, यहाँ पर ये सिल्वर कर लिया। सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। ग्रीन कलर का पेंट होता है, रेड PB304 ऐसे कुछ रेड कलर का होता है, तो हम लगा देते हैं। तो अब इससे क्या हो गया, ओपेक हो गया।
ओपेक बनने के बाद अब ये ग्लास ना रहकर क्या बन गया, ये दिस बिकम्स मिरर। समझ में आ गया बच्चे मिरर? तो मिरर जो है वो ओपेक है। अब बात आती है कि हमें मिरर तो बन गया, तो बच्चे इसका नाम कैसे रखा जाए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर। तो जब भी कोई भी बच्चा आता है अर्थ पर तो ध्यान रखना पेरेंट्स का नाम रखते हैं, बड़े सोच समझ के नाम रखा जाता है। इतने सारे नाम सब लोग सजेस्ट करते हैं तब जाकर नाम आता है। तो इसी तरह से मिरर का नाम भी हमें रखना है। इसका मिरर का नाम किससे रखेंगे? द नॉमेनक्लेचर ऑफ द मिरर इज बाय इट्स, जो नॉमेनक्लेचर मिरर का होगा बाय इट्स नेचर ऑफ नेम ऑफ, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखूं, नेम ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, पैराबोलिक मिरर क्या है, सिलिंड्रिकल मिरर क्या है। तो सारे नाम, कैसे याद रखें? कुछ नहीं बच्चे, आपको करना क्या है, आपको केवल उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम जो होगा वही मिरर का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास यहाँ पर ये सरफेस बच्चे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस शेप की है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलो प्लेन सरफेस है। भाई शीट ली है अपने, ग्लास शीट, थिन ग्लास शीट ली है, तो उसकी जो सरफेस होगी बच्चे कैसी होगी? प्लेन होगी। तो प्लेन सरफेस क्या है इसका? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो प्लेन सरफेस इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा मिरर का? तो नेम विल बी द प्लेन मिरर। समझ में आ गया सबको नाम? तो जैसा सरफेस है उस सरफेस के नाम से ही मिरर का नाम रखा जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आपके पास एक ग्लास था, प्लेन ग्लास सरफेस, पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन सरफेस हो गई। तो प्लेन सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो इसलिए इसका नाम प्लेन मिरर हो गया। दूसरा हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। तो यहां हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये स्फेयर के पार्ट होंगे। दीज आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। क्या है? द पार्ट ऑफ ग्लास स्फेरिकल शेल्स। ध्यान रखना, हॉलो 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 में और शेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। हॉलो जो है थोड़ा थिक होता है और शेल जो है थिन है, जैसे टेबल टेनिस की बॉल एंड फुटबॉल। तो पार्ट ऑफ ग्लास स्फेरिकल शेल, तो ग्लास स्फेरिकल शेल के, एक ग्लास स्फेरिकल स्फेरिकल करेक्ट दिख रहा है, स्फेरिकल शेल, पार्ट ऑफ ग्लास स्फेरिकल शेल, तो वो हो जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। तो आपको सबको पता है कि यदि मैं एक स्फेयर बनाऊं, शेल ले लेता हूं, स्फेयर का शेल ले लेता हूं। चलो ये हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल शेल हो गया। दिस इज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल। अब इसके बच्चे हम ले लेते हैं पार्ट्स, एक इधर पार्ट्स ले लेते हैं, एक इधर पार्ट्स ले लेते हैं। अब कोई भी स्फेरिकल जो शेल है, जो स्फेयर है, उसके अंदर बच्चे दो सरफेस है। देखो एक ये सरफेस दिख रही है अंदर, ये दिस वन, ये वाला, और एक बच्चे दिख रही है इसको आउटसाइड, बाहर वाली, ये। तो दो सरफेस दिख रहे हैं। तो जो केव वाली सरफेस है, जो इनर, इस सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। समझ में आ गया? द सरफेस इज कॉनकेव सरफेस, करेक्ट। जो केव वाली सरफेस है, याद रखने के लिए आसान रहेगा, केव, जो केव जैसी सरफेस लग रही है
वो आपके पास कॉनकेव है। दूसरी जो बल्ज आउट सरफेस है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस। करेक्ट। तो कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस, ये दो आपके सरफेस हो गए। अब हमें किस तरह से पॉलिश करनी है वो देखो। हमने ये जो आपके पास सरफेस था, ये मैं थोड़ा पार्ट अलग निकाल कर दिखाता हूं। सपोजिंग आपने यहां पर सिल्वरिंग एंड पेंट कर दिया। अब बच्चे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम क्या हो गया? अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये सरफेस कौन सी है? ये सरफेस कौन सी है वाली? कि कॉनकेव सरफेस। तो इस मिरर का नाम हो जाएगा कॉनकेव, बिकॉज स्फेयर का पार्ट है तो इसको बोलेंगे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। करेक्ट, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। सिमिलरली सपोजिंग हमारे पास देखिए ये दूसरा पार्ट ले लिया मैंने, दिस वन, ये जो है ये मैंने इधर ले लिया। अब मैंने इसको यहां से सिल्वरिंग किया, तो बच्चे रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होगा? ये बल्ज आउट सरफेस से। तो ये कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स। तो ये नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स, बिकॉज स्फेयर का पार्ट है तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो कॉन्वेक्स क्यों है? बिकॉज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। तो अभी मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स बता दिए। बच्चों को ध्यान रखना, साइन में फिर दोबारा बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन लगता है तो आपको क्वेश्चन में खुद पता लगाना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। दोनों के लिए साइन कन्वेंशन अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। सिमिलरली आप एक और चीज आप देखें कि सपोजिंग यू हैव टेकन मिल्क इन ए ग्लास। एक ग्लास की बजाय टम्बलर बोल दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें मिल्क लेते हैं और आपने इसको इस एक्सिस के अबाउट, ये दिख रहा है आपको, ये जो एक्सिस है सपोजिंग, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट इसको हम रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट कर देते हैं। 11वीं क्लास में भी था फ्लूइड वाले चैप्टर में, पानी एक बीकर के अंदर रखा और बीकर को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करते हैं। तो बच्चे शेप कैसे बनती है? स्टरिंग कर रहे हो मिल्क को, कैसी शेप बनती है? इसकी शेप देखो इस तरह की बनती है। नहीं, तो ये जो शेप बन रही है ये है कैसी शेप? पैराबोलिक। पैराबोलिक, तो पैराबोलिक शेप है ये। करेक्ट। एक्चुअली पैराबोला जो वर्ड है वो 2D के लिए है ना? वैसे आप इसको पैराबोला को इधर रोटेट करेंगे तो पैराबोलॉइडल कहना चाहिए, लेकिन पैराबोलॉइडल नहीं बोलते तो पैराबोलिक ही बोल देते हैं, पैराबोलिक। पैराबोला सबको पता है, पैराबोलिक शेप। तो इसी तरह से हमारे पास मिरर भी पैराबोलिक शेप के होते हैं। इसका मैं बताऊंगा क्या यूज है। जो आपके पास हेडलाइट्स हैं व्हीकल्स के, उसमें हम यूज करते हैं पैराबोलिक मिरर्स। तो ये हो गया नाम पैराबोलिक मिरर्स का। करेक्ट। तो पैराबोलिक मिरर्स में क्या है कि थोड़ा सा रेज को क्या करता है वो सेंट्रल बना देता है, रेज को सेंट्रल बना देता है और कुछ नहीं करता है, सेंट्रल रेज हो जाती है। बच्चे एक सेकंड में, ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा बैटरी लो होने वाली थी। चलिए, तो पैराबोलिक मिरर, तो पैराबोलिक शेप समझ में आ गया, तो इसी से हमने पैराबोलिक मिरर भी बना दिया। इसी तरह से एक और आपने देखा होगा कि जो बसेस के ड्राइवर्स हैं या ट्रक के ड्राइवर्स हैं, उनका जो पीछे देखते हैं इसको कहते हैं रेयर व्यू मिरर। तो वो होता तो कॉन्वेक्स है, लेकिन थोड़ा लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ज़्यादा व्हीकल्स के इमेजेस को देख सकते हैं।
तो उनको हम सिलिंड्रिकल मिरर्स भी होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल मिरर्स। सिलिंड्रिकल मिरर से क्या है कि और ज़्यादा उनको लेंथ मिल जाती है और ज़्यादा, क्योंकि स्मॉल बड़ा एक ट्रक जा रहा है तो उसने पीछे बस को देखना है, कार को देखना है, और एक छोटी स्कूटी को भी देखना है, और या कोई एक छोटा बच्चा रोड पर चल रहा है वो उसको भी देखना है, तो उसको फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर हमारे पास इस तरह का मिरर होगा। ठीक है, ऐसे मैंने काट के दिखाया तो यहाँ अंदर bulge out surface रिफ्लेक्टिंग है, इसकी bulge out surface रिफ्लेक्टिंग है सॉरी। तो ये सिलेंड्रिकल मिरर हो गया। तो मैंने अभी तक आपको मिरर्स के नेचर, मिरर्स के टाइप बता दिए। मिरर्स के जो टाइप हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा। तो ये तो बेसिक चीजें मैंने खत्म किया। अब आगे चलते हैं चैप्टर आगे कि भाई रिफ्लेक्शन में लॉज भी तो होंगे इनके कुछ, ना तो कैसे चैप्टर चलेगा, बिना लॉज के तो कोई चीज चलती नहीं है। एवरीथिंग इज गवर्न बाय लॉज। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा सा पार्ट है, मैं इसको थोड़ा जल्दी से कर दूंगा, लेकिन ध्यान ये रखना जितनी छोटी चीज है गलती उसी में होती है, इसलिए मैं दोबारा से सारी बातें रिकॉल करा रहा हूँ जो आपने 8th में पढ़ा है या 9th में पढ़ा है, किसी क्लास में पढ़ाओ। मैं को याद है कि आप बहुत छोटी छोटी गलती आपने की है और कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आप शायद गलत बोलें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है कि मिरर होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। करेक्ट, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एक इंसिडेंट रे होनी चाहिए, ये मस्ट है, ये इंसिडेंट रे हो गए। और जो ये इंसिडेंट रे है बच्चे किसी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, तो उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल। ये हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो गया बच्चे नॉर्मल। करेक्ट, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये किस पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल किस पर है, मिरर पर। ये है बच्चे मिरर। तो मिरर पर तो हो गया नॉर्मल। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं, टर्मिनोलॉजी जरा समझ लो, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ, पॉइंट को मैं पीटी से दिखा रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल टू मिरर थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। करेक्ट, इंसिडेंट रे ये है, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे बच्चे नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबको पता है। बस ध्यान ये रखना कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बना रहा है, तो बच्चे रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से एंगल बनाएगा। ये जो हमने बनाया ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। The angle which reflected ray makes with normal is called angle of reflection. अब ये आपको इमेजिन करो कि मिरर कैसा रखा है, कि आप जो लिख रहे हो बच्चे नोटबुक पर लिख रहे हैं, तो नोटबुक का प्लेन दिख रहा है आपको, उस नोटबुक के प्लेन, जो नोटबुक है उसके परपेंडिकुलर ये मिरर रखा होगा, और लाइट आपके पास ऐसे इंसिडेंट है, तो ये आपके पास नॉर्मल हो गया और ऐसे लाइट जा रही है। करेक्ट, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहां पर जो लॉज हैं आसान से लॉज है। तो फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब यहां पर लिखना चाहिए था मुझे क्या, नॉर्मल किस पर, बोलो, नॉर्मल टू मिरर थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये मैंने बता दिया। ऑल लाई ऑन
सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। फर्स्ट तो आपके पास बच्चे ये हुआ, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on same plane. This is the first law. Second law, क्या बनेगा? सेकेंड लॉ बड़ा आसान सा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होंगे। अब आगे जो इमेजस होने वाले हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा, करेक्ट। और ध्यान ये रखना, मैं भी आपको बताऊंगा कि आप अपनी इमेज कैसे देखते हैं, कैसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन के टाइप्स हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आप अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी इमेज को न्यूज़पेपर में नहीं देख सकते। तो इसमें दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। प्लेन आप अपनी इमेज तभी देख पाते हैं जब आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। यदि आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, जैसे आपका न्यूज़पेपर है, तो उसका न्यूज़पेपर का जो सरफेस है वो आपका एकदम स्मूथ नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा जिगजैग होता है। तो वो मैं शो करके दिखा दूंगा थोड़ी देर में। पहले इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो मैं यहाँ पर समझा रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चे दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन के लिए लगता है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा था कि चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन आए या इरेगुलर रिफ्लेक्शन आए। तो वर्ड याद रखना, नीट के अंदर ध्यान रखना, आपको आंसर पता है लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे करते हैं कि आपको पता ही नहीं क्या आंसर लिखना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये ट्रू रहता है हमेशा, चाहे किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो कभी आपको ना याद है। ट्रू फॉर बोथ रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। चलो अभी मैं यहाँ पर रेगुलर भी बता देता हूँ और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों बता देता हूँ, चलो है नहीं, फिर आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो I इज इक्वल टू R तो हमेशा सबके लिए ट्रू होगा, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्लियर हो गया बच्चे दोनों लॉज? पहला लॉ समझ में आ गया, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब इसी प्लेन पर है। सेकेंडली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। मैं रेगुलर और इरेगुलर थोड़ा यहां दिखा देता हूं, छोटा सा है, देखिए। रेगुलर डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको। रेगुलर रिफ्लेक्शन, कंपटीशन में क्या है बच्चे, आपको बहुत छोटी क्लासेस 8th से लेकर 12th तक का सारा चीजें पूछा जाता है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत छोटी 8th क्लास से बताया जाता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं वो याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो हम वहां पर लेके जा रहे हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब देखो, ये कोई सरफेस है, यहाँ स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, और ये सरफेस है, और ये आपके पास यहाँ पर सपोजिंग यू हैव पैरेलल इंसिडेंट रेज, एक मिनट, you have parallel incident rays, ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है, ये रे सब पैरेलल इंसिडेंट रेज है। तो बच्चे ध्यान रखना कि इनका जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हो रही हैं, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दिख रहा है? तो यदि पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हैं, तो ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तभी हो पाएगा, I इज इक्वल टू आर तो लग रहा है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि I इज इक्वल टू आर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। देख लो बच्चे, I इज इक्वल टू आर तो होगा, यहाँ देखो ना, यहाँ नॉर्मल डालेंगे आप, सपोजिंग आपने यहाँ नॉर्मल डाला तो ये एंगल जितना है इतना ये एंगल है, सीधे क्या ये एंगल जितना है ये इतना एंगल नहीं है, ये फर्स्ट रे है, ये बच्चे फर्स्ट रे है, तो इसका रिफ्लेक्शन ही हो गया। ये सेकंड रे है, इसका रिफ्लेक्शन ही हो गया। तो दोनों के लिए अभी भी, तो इसके लिए भी देख लो, इस सरफेस के लिए भी देखो बच्चे, जो इतना ये एंगल है, ये
जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो लग रहा है। लेकिन यदि आपके पास सरफेस थोड़ा इस तरह की है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर का जो सरफेस है वो इरेगुलर शेप का है। तो नाउ वी हैव, सपोजिंग वी हैव द पैरेलल बीम ऑफ रेज। अब सरफेस एक्चुअली इरेगुलर सरफेस है। ये जो दूसरा मैं दिखाना चाह रहा हूं वो क्या दिखा रहा हूं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक मिनट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अब आप देखो क्या होगा। ये देखिए नॉर्मल, यहां पर हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें, जितना ये एंगल है उतना एंगल बना देते हैं, जितना ये एंगल है उतना एंगल आगे बनाते हैं। तो ये तो बच्चे ही हो गया, दिख रहा है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो फर्स्ट रे जो मैंने दिखाया यहाँ पर, ये फर्स्ट रे है, तो इसका रिफ्लेक्शन तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। सेकेंड रे देखो बच्चे, सेकेंड रे ये देखो, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, तो यहां भी आपने लगा देते हैं। तो ये जो आपके पास है, ये देखिए, ये आपके पास जितना ये एंगल है उतना एंगल बनाए तो आपको दिखेगा यहां से ये, यस, ये जो एंगल है ये देखो थोड़ा इक्वल बना देता हूं। ये देखो यहां पर ये जो रे है, थोड़ा ये जो रे है यहां पर, ये देखो ये जितना ये एंगल था उतना एंगल और बनाए, तो बनाने के बाद आपको दिखेगा कि ये देखो ये दोनों जो रेज है पैरेलल नहीं है, दिख रहा है आपको, ये रेज पैरेलल नहीं है, ये रेज पैरेलल नहीं होंगी। तो फर्स्ट रे ये है, सेकंड रे बच्चे ये है। तो यदि आपके पास इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो उनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल आपस में नहीं है, तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन समझ में आ गए। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है यदि पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल है, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब आपके पास पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। तो ध्यान रखना, इसमें हम इमेज देख पाते हैं, इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज बनती है, इसमें नो इमेज, हम अपना फेस नहीं देख पाएंगे। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम इमेज नहीं देख पाते हैं अपनी, और रेगुलर रिफ्लेक्शन में अपनी इमेज देख पाते हैं। ये थोड़ा मैंने आपको स्मॉलर क्लासेस पर पूछा, कभी आप भूल जाए तो ये कंपटीशन में पूछ लेता है रेगुलर और इर्रेगुलर, लेकिन दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल सा था, असर्शन रीजन में मैं बता दिया कि रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में दोनों में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है। नेक्स्ट अब हम करते हैं इमेज का फॉर्मेशन और देखेंगे कि बच्चे इमेज कैसे बनती है। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। और मेरे को याद है कि आप से यदि मैं पूछूं कि प्लेन मिरर में इमेज की नेचर क्या है, तो बच्चा छूट के बोलेगा सर प्लेन मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है।
तो हमेशा जब भी वर्ड आ रहा है तो थोड़ा सा बच्चे, आप छोटी क्लास में नहीं है, बड़ी क्लास में कंपटीशन दे रहे हैं नीट का, तो उसमें आप ऑलवेज वर्ड से थोड़ा सा डरो। ऑलवेज 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 नहीं, मे चलेगा। ऑलवेज में थोड़ा सा आपको बी वेरी कॉशियस। ऑलवेज नहीं है, तो मैंने, क्योंकि आप जब छोटी क्लास में थे तो आपको ऑब्जेक्ट एक ही टाइप का पता होता था, वो था रियल ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ही दो टाइप के बता दिए, ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इमेज दोनों टाइप की हो सकती हैं। तो ध्यान रखना, इमेज कैसे हो सकती है, द टाइप ऑफ इमेज में भी रियल, इमेज रियल भी हो सकती है और इमेज वर्चुअल भी हो सकती है। वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, और बच्चे रियल इमेज भी बन सकती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो ये अब मैंने आपको बहुत क्लासिफाई करके बता दिया। रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल इमेज कब बनेगी, जब आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। तो अब मैं आगे इसी से आगे स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो थोड़ा बड़ी ना हो जाए, इसलिए बच्चे ध्यान रखना कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इनकी इमेज फॉर्मेशंस मिरर की बात करेंगे और थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज देखेंगे, रोटेशन ऑफ मिरर एटसेट्रा। तो अभी मैं यहाँ इसको फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में, मतलब नेक्स्ट डे आ जाएगी आप, या आज इवनिंग में भी आ सकते। ठीक है बच्चे, तो ऑल द बेस्ट, अच्छा सा करें, इसको रिवाइज करें और कमेंट्स में देखें कि आपको और कर्सर ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो उसमें हम कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।